नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले एक नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि आज जो तीसरा दिन है और श्रीनगर में वो कल देर शाम पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया और आज कई अहम चीजों को लेकर वहां के हालात जाने जाएंगे और सुरक्षा सबसे पहले रहेगी। तो बिल्कुल इसी बीच में कांग्रेस का आज 84वां अधिवेशन जो है वो अहमदाबाद में मनाया जाएगा और तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद योगी कैबिनेट की बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि आज कई अहम चीजों को लेकर बातचीत जो है वो होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। तो सबकी नजर इस योगी कैबिनेट की बैठक पर। तो बिल्कुल इसी बीच में अब बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो कि अब कानून बन चुका है। लोकसभा में इसको पास किया गया, राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी इस पर मोहर लगा दी और अब इसको लेकर 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर, जहां पर सांसद जियाउर रहमान वर्क से आज पूछताछ जो है वो की जाएगी और एसआईटी की टीम आज पूछताछ करेगी। तो यहाँ पर लगातार इस चीज को लेकर जानकारी जो है आपसे साझा करेंगे, क्योंकि संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर है और आज तीसरा दिन है। श्रीनगर में गृह मंत्री की बैठकों का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि आज श्रीनगर में 2 अहम बैठकें हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो 2 दिन पहले की बात की जाए तो लगातार कल कठुआ पहुंचे, जहां पर विनय चौकी की समीक्षा की, हालात जाने और उसके बाद शहीदों के परिवार से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। और उससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ हुई और काफी महत्वपूर्ण आज के भी ये श्रीनगर का दौरा रहने वाला है, जिस पर हर किसी की नजर है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ इस बैठक में जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि श्रीनगर में गृह मंत्री की बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कल हमने देखा किस तरीके से वो हीरानगर के एक एलओसी के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वो इस इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बिट कहां से, किस तरीके से और कब होती है, इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के लिए जो है वो निर्देश दिए और इसी के साथ साथ तमाम जो हमारे जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हमारे जवान हुए थे, उनके किन्स को यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स को जो नियुक्ति पत्र है, जॉब लेटर्स जो है वो वितरित किए और उसके बाद आज जो है वो अभी फिलहाल श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी इनके साथ श्रीनगर पहुंचे। इमरान नाइक को हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है। इमरान, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुबह से ही इस पूरी खबर पर आपने नजर रखी है, अभी फिलहाल बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं और आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि कल शाम को वो श्रीनगर पहुंचे थे और जिस तरह से आपने भी कहा कि कल शाम को पहले वो डीएसपी हुमायूं के घर गए थे, जो 2023 के कोकरनाग एनकाउंटर में मारे गए थे और आज चूंकि उन्होंने राजभवन में स्टे किया, नाइट स्टे किया और आज बैठकों का सिलसिला या मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डरू यहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी यहाँ होम सेक्रेटरी भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और कई अहम मीटिंग्स होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो अहम मीटिंग है वो यूनिफाइड कमांड की है, जिसकी खुद सदारत जो है होम मिनिस्टर अमित शाह कर रहे हैं। और इस मीटिंग में होम मिनिस्टर के अलावा होम सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके अलावा पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ और साथ साथ बीएसएफ, आर्मी और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके जो टॉप ड्रॉज हैं वो इस अहम मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और साथ साथ इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हालात हैं उन या फिर लैंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, इन सारी चीजों का जो है होम मिनिस्टर इमरान, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू पिछले कुछ दिनों लगातार हाईलाइट रहा है, कठुआ एक हाई टेंशन एरिया रहा है, इसी बीच
सबसे बड़ा सवाल हमेशा इस वक्त सुरक्षा के हवाले से आते हैं कि जो आर्म्स एंड एम्युनिशन पुलिस और आर्मी यूज कर रही है, कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों के पास होते हैं वो हाईली मॉडर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा है, और इसी में ऐलान जो है वो अमित शाह ने किया है। अब क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या बदलाव होंगे और क्या होने चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है, यहाँ की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जहां तक ताल्लुक है, हर तरफ से ये आवाज उठ रही है, सवालात पूछे जा रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से कि जम्मू एक पीसफुल रीजन माना जाता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों के दौरान हमने देखा कि जम्मू के वो इलाके, वो डिस्ट्रिक्ट्स अब अफेक्ट हो रहे हैं मिलिटेंसी से, जो एक जमाने में या एक वक्त पे काफी महफूज थे, पीसफुल थे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है कई सालों के दौरान, पिछले जो मिलिटेंसी बढ़ी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि होम मिनिस्टर साहब का ये आज जम्मू कश्मीर का पहला विजिट है जब से यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है और यहाँ ड्यूटी भी है। सो एक तो ये कि जम्मू की सिचुएशन, वहाँ की सूरत-ए-हाल पर डिस्कस करना, दूसरा ये कि कश्मीर में अभी लैंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल सिचुएशन क्या है उसको रिव्यू करना, उस पर बात करना, और साथ साथ और उस यहाँ से एजेंसियों की जानिब से उसका फीडबैक लेना, और तीसरा कि बॉर्डर्स में अभी क्या कुछ सूरत-ए-हाल है उसका स्टेटस जानना, और साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि जो मिलिटेंट्स अभी एक मॉडर्न या एडवांस इक्विपमेंट से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो रिसेंट कई सारी एग्जांपल्स हमारे पास है, खासकर जम्मू के अंदर जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उनके पास वेपन्स या आर्म्स एंड एम्युनिशन या तो रिकवर किए गए या वहां से उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें फौज को या सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ। सो इस सब को काउंटर करने के लिए, इन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये होम मिनिस्टर की जो विजिट है, ये मीटिंग है यूनिफाइड कमांड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारी इन चीजों को लेके यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है। साथ साथ एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यहाँ सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हो रही है, और दूसरा ये कि चूंकि इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 भी शुरू होने वाली है, उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ ब्रीफ होगा, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट जम्मू का होम मिनिस्टर को अपना जो है फीडबैक देंगे, इस हवाले से आगाही फराहम करेंगे। और तीसरा ये कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए से बन रहे हैं, तामीर हो रहे हैं, और कुछ जो है यहाँ की इमरान, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स पहले भी काफी बार हुई है, ये पहली बार नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन चेंजेस क्या कुछ हुए वो हम सभी को पता है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ बदलाव हुआ वो हम सभी को पता है, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को रोकना है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा करनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो OGWs काम कर रहे हैं उनके नेटवर्क को तोड़ने की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय, क्योंकि अगर इन मिलिटेंट्स को लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों पर काम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मीटिंग में इस पर कैसे चर्चाएं हो सकती है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि आप लाइन ऑर्डर, आप सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को डिस्कस करें, इस पे फीडबैक लें, आप देखें लूप होल्स कहाँ पे हैं, आप देखें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और उन लूप होल्स को कैसे दूर करना है, और काउंटर मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है या एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन है उनमें एक सेंस या एक नई तरतीब कैसे दी जाए, ये सारी चीजें जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में ली जाती है। तो जिस तरह से आपने OGWs की बात की, जिस तरह से आपने नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स का जिक्र किया, जो या वेपन्स का जिक्र किया जो मिलिटेंट्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो जम्मू के अंदर सूरत-ए-हाल बनी है, ये सारी चीजें जो है ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का हिस्सा है। जी ठीक है इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरे दिन श्रीनगर में है और बेहद खास, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से सभी बातचीत और बैठकें जारी है। आगे बढ़ेंगे जहां पर कांग्रेस के हवाले से बात करेंगे, और आपको बता दें आज कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में है और 64 साल बाद गुजरात में ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी और ये 2 दिन का होने वाला है, जहां पर आज 8 अप्रैल है और 9 अप्रैल ये 2 दिन चलेगा, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ता और अलग अलग जगह से जो प्रतिनिधि है वो इस चर्चा में शामिल होंगे, और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये सभी इसमें मौजूद रहने वाले हैं।
और ये अधिवेशन की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसी में ये अधिवेशन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गुजरात में 64 साल के बाद अब पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है और इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था और ये आज़ादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था और इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हुए थे और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनकी आज 150वीं जयंती भी जो है वो मनाई जाएगी। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ महिपाल सिंह जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। महिपाल जी, आप बताइएगा किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है 2 दिन के लिए पूरे गुजरात में। जिस तरीके से बात करें यहाँ शिपमन तो गुजरात में है। अभी राहुल गांधी थोड़े दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पे मुआयना करके गए थे। साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी के साथ में बैठक की थी और ये कयास लगाया था कि यहाँ पे गुजरात में उनकी बैठक क्यों कम हो रही है और उनका वोट शेयर है वो किसी और पार्टी में क्यों जाता है। कई ने बात करें गुजरात में तो तीसरी पार्टी जब भी आती है तो उनका वोट शेयर जो होता है तो कांग्रेस का ही टूटता है, बीजेपी का नहीं टूटता है। तो उसकी वजह क्या है। और दूसरी चीज यह है कि लोग यहाँ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल था। और लोग क्यों कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, ये भी सवाल था। उसको लेके आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो सबसे बड़ा अहम माना जाता है, जो 1961 के बाद में आज 64 साल के बाद में यहाँ गुजरात में किया जा रहा है, तो उसको बहुत ही बड़ा उठ किया गया है। यहाँ 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि हो गए। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की आज बैठक शाम को भी होगी। उसके बाद में यहाँ साबरमती आश्रम में भी एक शांति सभा होगी, वहां पर भी सब मिलेंगे। ये सारी चीजों का ये मतलब है कि यहाँ कांग्रेस यहाँ से खड़ा होना चाहती है गुजरात से। और गुजरात में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव है, जो कि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी थी। हालात यहाँ तक की बात आ गई थी कि विपक्ष का पद भी उन्हें नहीं मिला था। तो 2027 में कैसे खड़ा हो पाए और यहाँ पे जिस तरीके से बात करें लोग कैसे दूर हो रहे, तो उनको कैसे नजदीक लाया जाए, उनकी समस्याएं कैसे हल की जाए और एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भी काम किया जाए, ये सारी चीजों को मद्देनजर महिपाल सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये थीम रखी गई है इस अधिवेशन की, वो है संकल्प, समर्पण और साथ ही साथ संघर्ष। संकल्प कांग्रेस लेती है, समर्पण कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ एक नेता देते हैं और संघर्ष शायद दिखता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर देश भर में नजर आ रही है। और क्या लगता है इस अधिवेशन में अब कितना ज्यादा जरूरी है जो यूनिटी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है कि सारे नेता एक साथ आते हैं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस पर काम करे। जी बिल्कुल। यहाँ रूपाली बात करें यहाँ पे कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अभी जिस तरीके से लोग मुड़ते जा रहे हैं कांग्रेस पक्ष से और उनको कैसे अपने और लाया जाए। और जो संकल्प की बात करें, संकल्प हर बार लिया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समर्पण की जो बात करते हैं तो समर्पण यहाँ पे नेताओं का नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बातें बाहर निकल के आती है कि भाजपा की बी टीम के तौर पे यहाँ कांग्रेस के नेता काम करता है, तो उन लोगों को कैसे यहाँ पे निकाला जाएगा, उन लोगों को बाहरी रास्ता दिखाया जाएगा। और जिस तरीके से ग्राउंड वर्क पे जो काम करता है, यहाँ पे जो छोटे से नेता होते हैं या फिर कार्यकर्ता होते हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनको आगे नहीं रखा जाता। तो किस तरीके से उनको भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजों पर यहाँ पे मंथन होगा। और हालांकि कांग्रेस के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि छोटे से नेता को बहुत ही ऊपर ले जाया जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉबिंग चलती है कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ में जिसकी लॉबिंग चलती है, उन लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म की जाएगी और छोटे से नेताओं को बड़ा किया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा और लोगों तक संपर्क साधने की पूरी यहाँ रोड मैप तैयार किया जाएगा। और 1700 से ज्यादा प्रतिनिधि पूरे भारत देश से है, तो वो सारे भी ये इस बात पे ही यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे और किस तरीके से रोड मैप तैयार करना है पूरी की पूरी बात। यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस को अब ये चीज समझना कितना ज्यादा जरूरी है कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी ठीक है, लेकिन एजेंडे ढूंढना और एक पार्टी को टारगेट करने से अच्छा है कि जनता के बीच जाकर एक बार फिर से अपने आप को उजागर करें, ताकि कहीं ना कहीं जो अस्तित्व उन्होंने खोया है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के जहन से निकल चुकी है, तो वो वापस आ सके। लोगों में अपनी छाप छोड़े, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 30 सालों से यहाँ पे
कांग्रेस का नामो निशान विपक्ष में ही था और पिछले 2022 के चुनाव में तो उनका ये नाम जो है खत्म होने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि लोगों तक उनका जो ठीक है, तो यहाँ पर संपर्क जो है वो टूट चुका है महिपाल के साथ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि ये अधिवेशन जो है वो होने वाला है, जिसको लेकर आज और कल कार्यक्रम होंगे। और न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष की बात जो इस तरीके से हम कर रहे थे कि कांग्रेस ने इस बार की थीम रखी है, लेकिन यहाँ पर संकल्प लिया जाता है, समर्पण खुद को नहीं किया जाता, और जिसके चलते संघर्ष नहीं होता तो रिजल्ट जो है वो शून्य आता है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस और शून्य का रिश्ता कहीं ना कहीं लगातार कई चुनावों से देखने को मिल रहा है, चाहे वो अलग अलग राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनावों की बात की जाए। तो कांग्रेस की यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब अधिवेशन के तहत दोबारा से कार्यक्रम में एक दूसरे को जोड़ना होगा। तो चलिए सीधे अब दोबारा जम्मू कश्मीर की असेंबली में चलते हैं, जहां पर लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ देर के लिए एडजर्न हो गई थी, अब कार्रवाई एक बार फिर से जारी है, सुनिए जरा। क्या कोई रेजोल्यूशन नहीं ला सकते आप, इस वक्त नहीं ला सकते कोई रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? आपके सामने जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से जारी है और कुछ देर पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। हंगामेदार आज का भी ये सत्र देखने को मिला और इस सत्र के दौरान जो है वो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला। कल हमने देखा किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब लॉ का रूप ले चुका है, जिसको लेकर कि कई मुस्लिम संगठन हो या फिर जम्मू कश्मीर की अगर खास तौर पर बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो उसके सहयोगी दल हैं वो इसके अगेंस्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। अपनी पार्टी के सरबराह जो है सैयद अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी कुछ यही बात कही थी कि वो आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट याचिका दायर की जाएगी। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके राइट्स का हनन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा जा रहा है इस बिल को, इस लॉ को। लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और अभी ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर कि एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार भी लगातार जवाब देती नजर आ रही है। अगर ये कॉन्शियसली हाउस मानता है, जुबान मानता है कि अड्जॉर्न मोशन जो उनको आपको पेश की है, अगर आप ये अलाउ करना चाहते हैं तो करिए। Till 1 p.m. I adjourn the house. I adjourn the house till 1 p.m. I adjourn the house till 1 p.m.
अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर, यहाँ नहीं, अपनी सीटों पर जाइए, आप अपनी सीटों पर जाइए। वही तस्वीरें आपके सामने जहां पर कि एक बार फिर से ये कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। और ये तस्वीरें जो है आप जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई की देख रहे थे, जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र लगातार जारी है और ये हंगामेदार सत्र देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की आज बैठक है और इस बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में चर्चाएं जो है वो होंगी और पीडब्ल्यूडी और आवास से जुड़े कई प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। यहां पर ये प्रस्ताव पास हो सकते हैं और इसी को लेकर सुबह 11:30 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक जो है वो तय की गई है और कुछ ही समय बचा है। अब देखना यह है कि अध्यक्षता में सीएम योगी की आज पीडब्ल्यूडी और आवास से जुड़े ये प्रस्ताव पास हो सकते हैं, होंगे या नहीं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है और इसमें आवास और पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से इंटर्न पेरिफेरल को जोड़ने का जो काम है अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बजाय अब NHAI करेगी। आपको बता दें कि ईडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा ताकि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण करने का रास्ता साफ हो सके। तो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग सुबह 11:30 बजे लोक भवन में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, यानी कि अभी से कुछ ही मिनटों बाद ये अहम मीटिंग योगी कैबिनेट की, जिसमें कि तमाम कैबिनेट जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो अन्य चीज़ों को लेकर की जाएगी। तो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी और आवास से जुड़े कई प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं और इसके अलावा आवास विभाग के उत्तर प्रदेश के जो हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन है उससे संबंधित प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने की तैयार की गई नियमावली जो पूरी सूची है उसको भी मंजूरी दी जा सकती है। यानी कि अभी इस पर कुछ मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये जो अहम मीटिंग होने वाली है इसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जितने भी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। गौरव पांडे हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं लखनऊ से। गौरव, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने वाली है सीएम योगी की अध्यक्षता में 11:30 बजे, कुछ ही मिनट शेष है। देखिए 12:15 पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री आज मौजूद रहेंगे। ये विशेष बैठक है। बैठक के दौरान ये बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और आवास विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ आज संघ प्रमुख भी राजधानी लखनऊ में हैं। अब तो कुछ देर पहले, तकरीबन आधे घंटे के पहले, संघ प्रमुख भी आज लखनऊ में हैं। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, से संबंधित बातें होंगी, संघ से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन वापस अगर मैं आऊं उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक को लेकर के, तो 12:15 पर कैबिनेट बैठक शुरू होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में, जहां पर पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को पास किया जाएगा। जी, यहाँ गौरव सवाल ये है कि जिस तरीके से NHAI को कहा जा रहा है कि अब काम दे दिया जाएगा, आखिरकार यमुना एक्सप्रेस वे से ईस्टर्न पेरिफेरल का जो जोड़ने का काम था वो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से क्यों लिया गया, ये भी एक सवाल है। इसकी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, यमुना विकास प्राधिकरण से कार्य को लेने की वजह कार्य की लेट लगी थी। कार्य की तमाम इस तरीके की अनियमितताएं थी जिनको देखते हुए अब जो है नेशनल हाईवे के द्वारा कार्य किया जाएगा। और इस कार्य क्योंकि यमुना को जोड़ना था और पूरे कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास की ओर कार्य कर रही है। ऐसे में कार्य में अनियमितता को देखते हुए उनसे काम लेकर के नए कार्य का एवं बजट बनाया जा रहा है। जी,
गौरव, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता से दंगा और माफिया को मुक्त बनाना है, ये योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये भी कहा गया है कि आज इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें माफियाओं को लेकर के, एंटी करप्शन को लेकर के, तमाम इन बड़े मुद्दों को लेकर के बैठक है। और बैठक में खासकर पीडब्ल्यूडी के कई प्रस्तावों को पास किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें यमुना कॉन्क्लेव है, इसके अलावा जो रिवर फ्रंट का हिस्सा है, जो हाईवेज हैं, उन सभी को लेकर के तमाम चर्चा होगी प्रदेश के मुखिया के द्वारा। ठीक है, बहुत तमाम जानकारी देने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर वक्फ के इस लॉ के हवाले से बात करेंगे। ये जो लॉ है ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको मंजूरी मिली और अब सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब विचार करने वाला है। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने यानी सुनवाई का फैसला जरूर करेंगे। और जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि आप वकीलों से कहें कि ये हमें मेल करें। तो इसको लेकर अब फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कह दिया है कि मेल कर दिया गया है। अब याचिकाओं को लेकर बातचीत जो है वो होगी और सुनवाई जो है वो होने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले इन पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन हम इन्हें लिस्ट करेंगे और नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो सभी को लिस्ट वाइज जो है वो दाखिल किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ताबिश, बताइएगा, लगातार वक्फ बिल की अगर बात की जाए तो कई याचिकाएं जो है वो दायर की जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट तैयार हो जाएगी। क्या कुछ लगता है किस तरीके से आगे बढ़े? जिस तरह से लगातार वक्फ को लेकर एक के बाद एक याचिका दाखिल हुई है, उससे पहले जो जमीयत के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि पहले हम इस सब की विवेचना करेंगे और आप मेल कीजिए तमाम जो वकील हैं, तमाम जिन्होंने इसको लेकर के याचिका दाखिल की है, और उनकी तरफ से तमाम वकीलों की तरफ से मेल भी कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर के देखिए, ये मामला इसलिए ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि तमाम जितने भी याचिका करता है जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गए हैं, इंडिविजुअली गए हैं या कुछ धार्मिक संगठनों की तरफ से गए हैं, उन सब ने इसमें मौलिक अधिकारों का हनन, साथ ही अपने धर्म की स्वतंत्रता के हनन का यह हवाला देते हुए ये तमाम याचिकाएं लगाई हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जब से आया है तब से लगातार देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम बिल ये सरकार लेकर के आई है। सरकार की मंशा मुसलमानों की जो जमीन है उसको हड़पना है। सरकार की जो मंशा है मस्जिद, दरगाह, खानका और ईदगाह की जो जमीनें हैं या कब्रिस्तान की जो जमीनें हैं उनको हड़पना है। ये तमाम अपोजिशन की तरफ से ये आरोप लगातार सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इस बिल को लेकर के लगातार हमने देखा कि इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसकी विवेचना करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इसमें जो याचिकाकर्ताओं ने जो बात लिखी है संवैधानिक तौर पर वो इस कानून के लागू होने के बाद कितनी सटीक है, और इस पर सुनवाई के दौरान सब अपने अपने पहलुओं को रखेंगे। चूंकि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कई और जो बातें हैं लगातार कही जा रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगभग अब तक जहां तक खबर मिली है 14 के करीब ऐसी याचिकाएं अब तक पहुंच चुकी हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 बाय 1 करके सुनवाई करनी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट इसको एक बार में सुनता है कि इन याचिकाओं को लेकर अर्जेंट सुनवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो विचार कर सकता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो जुबानी अपील है उसकी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देखिए, चूंकि लगातार इस मामले में एक राजनीतिक जो रोल है वो बहुत अहम रहा है, चूंकि एक आरोप लगता रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार इस सब मामले से कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो ऐसे में चूंकि इस मामले को लेकर के लगातार राजनीति भी खूब हो रही है, राजनीतिक माहौल भी गरमाने की कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनकी विवेचना होगी, उन सबको देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि देखिए 370 हमें अच्छी तरह से याद है, जब धारा 370 के केस चलाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबको एक समय दे दिया गया था और एक एक करके सबको सुना गया था, यानी सभी वकीलों को समय दिया गया था जिनके टाइम शेड्यूल सेट कर दिए गए थे।
तो क्या इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि एक एक करके सभी वकीलों को समय दिया जाएगा या याचिका अलग अलग सुनी यहाँ जाएगी? पर सवाल ये है कि गरीब मुसलमान तो ये कह रहा है कि हमारे हक में वोट हुआ है, ये बिल लाया गया है और पूरा जो खुशियां हैं वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब काउंटिंग हुई तो बहुमत मिला इस बिल को लेकर। अब यहाँ पर राजनीतिक जो लोग हैं वही इस चीज को एक मुद्दा बना रहे हैं और दंगा बना रहे हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आम जनता इस चीज से खुश है जो हक उन्हें मिले हैं इस बिल के तहत? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमानों में भी दो धड़े नजर आ रहे हैं। एक धड़ा वो है जो सरकार के और बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा या आरएसएस का जो संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो जो उसके जो संगठन के जो लोग हैं वो लगातार मुसलमानों की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल कहीं भी किसी भी तरह से किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ना ही उनकी किसी दरगाह, खानका, ईदगाह या उनकी किसी मस्जिद पर कोई आँच आएगी। लेकिन एक जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि ये जो सरकार बिल लेकर आई है ये मुसलमानों के खिलाफ लेकर के आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ऐसा पहले भविष्य में कभी नहीं देखा गया है कि जो कानून बना गया हो उस पर इतनी ज्यादा राजनीति हुई या फैसले बदले गए हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात कर रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर जिया रहमान बर्क जो कि सपा सांसद है, उनकी मुश्किलें लगातार हमने देखा किस तरीके से 24 नवंबर के बाद बढ़ती नजर आई। अब आज उनसे जो है वो पूछताछ होगी और आपको बता दें कि जामा मस्जिद सदर जफर अली ने भी उनका नाम लिया था कि वो भी संभल की हिंसा में भीड़ को भड़काने के लिए इन्वॉल्व थे। अब उनसे आज इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम प्रश्नों को लेकर पूछताछ होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से जामा मस्जिद जफर अली की अगर बात की जाए तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई और सांसद जिया रहमान बर्क से एसआईटी जो है पूछताछ करेगी। संभल हिंसा मुकदमे में नामजद आरोपी है जिन्होंने हिंसा को भड़काने का काम किया। दूसरी तरफ जामा मस्जिद के सदर यानी कि जफर अली की अगर बात की जाए तो पुलिस पर पथराव करने के लिए और गोलियां चलाने के लिए जो है वो भड़काया। तो यहाँ पर अब पूछताछ जो है वो की जाएगी और फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिया रहमान और एक के बाद एक चीजों में बड़े बड़े मसलों में फंसते हुए नजर आए जिया रहमान और फिर आज दोबारा से पूछताछ जो है वो होगी और एसआईटी पूछताछ करने वाली है। तो बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में सांसद जिया रहमान बर्क से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और आज उनसे पूछताछ हो जाएगी। विजेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मसले पर किस तरीके से आज पूछताछ होगी। विजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, आज पूछताछ जिया रहमान से फाइनली होगी। लगातार वो इस पूरे मामले से भागते नजर आ रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया कि ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। आज फाइनली उनसे पूछताछ होने जा रही है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल शिवपर, मैं आपको बता दूं जिस तरह से सांसद जो जिया रहमान बर्क हैं उनकी जो मुश्किलें 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद लगातार बढ़ती जा रही है और मुश्किल जब और ज्यादा बढ़ी है जब जो पूछताछ हुई है, जब पूछताछ की उनसे सदर कोतवाली में तो उन्होंने उनका नाम बताया और उन्होंने कहा, उन्होंने ही इकट्ठा होने को कहा था कि लोग इकट्ठा हों और ये हमारे धर्म का मामला है, अगर सर्वे होता है तो उसको रोका जाए, एकत्र होकर के इसको रोकें। तो कहीं ना कहीं ये जो बादल है परेशानी के वो सांसद पर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो सपा सांसद हैं वो कोतवाली पहुंचे हैं और उनसे अब पूछताछ शुरू हो गई है और सपा सांसद से पूछताछ इस समय सदर कोतवाली संभल में चल रही है। अब इसके बाद देखना होगा कितनी देर उनसे पूछताछ होती है और आखिर इसमें क्या निकल कर आता है। अगर परेशानी की बात करें तो सपा सांसद की जो समस्या है, परेशानी, वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो उसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। इसी पर विजेंद्र, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिया रहमान की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये क्लियरेंस मिल गई है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया है, फिर साथ ही साथ सदर ने पथराव और गोलीबारी के जो भड़काने की कोशिश की, इंतजाम किए। तो अब यहाँ पर एसआईटी की अगर बात की जाए, आज पूछताछ में अगर कितने ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जिया रहमान बर्क की अगर बात की जाए एक बार नाम आने के बाद बार बार अलग चीजों में वो फंसते हुए नजर आए हैं।
बिल्कुल रूपाली, जिस तरह से उनको जो शिकंजे की अगर बात करें तो लगातार जो प्रशासन इस संबंध में जिस तरह काम कर रहा है और शुरू से ही उनका नाम है, जिस तरह से हिंसा 24 नवंबर को भड़की और उसके बाद जैसे 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की जान चली गई, 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो लगातार जो सपा सांसद है उनका नाम है। और मैं आपको बता दूं जो यहाँ के सदर विधायक है नवाब इकबाल, उनके बेटे सोहेल का नाम है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हिंसा भड़काने में और आज SIT की पूछताछ में अगर बात करें, हालांकि वो न्यायालय से पहले ही इस पर स्टे लिस्ट है गिरफ्तारी पर, क्योंकि न्यायालय ने माना है कि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गिरफ्तारी योग्य नहीं है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। तो हो सकता है SIT का क्या एक्शन होता है, क्या उसमें निकल कर आता है। हालांकि पहले जो अब आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो आरोप पहले ही पुलिस लगा चुकी है और पुलिस पहले दावा कर चुकी है कि वो उन्होंने ही हिंसा भड़काई थी और वो हिंसा में शामिल थे। लेकिन देखने वाली बात होगी कितनी देर उनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ चलती है, उसके बाद SIT क्या निर्णय लेती है और क्या सांसद पर एक्शन होता है। जी रूपाली। बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन अगर हम बात करें जामा मस्जिद के सदर जफर अली की, तो जब उनसे पूछताछ हुई थी उन्होंने भी साफ जाहिर किया था कि बिल्कुल साजिश रची गई थी, उपद्रवियों को भड़काने की कोशिश की गई थी। तो इसमें बड़ा हाथ जियाउर रहमान बर्क का है, तो पूछताछ में क्या बातें साफ हो सकती है, कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से SIT ने कोतवाली में पूछताछ जफर अली से की थी, तो निश्चित तौर पर ही SIT ने उनके वीडियोग्राफी की होगी और उसके ही तौर पर अधिशासी जो वकील हैं उनके शासकीय अधिवक्ता थे, उन्होंने दावा किया कोर्ट में और उसी के चलते जो जफर अली थे उनकी जमानत जिला न्यायालय से खारिज हुई। अब सांसद की बात आती है तो सांसद पर देखना होगा, वो चीजें SIT क्लियर करेगी। आज उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर उनका कितना दोष है, उनकी भी वीडियोग्राफी होगी, उस पर मोहर लग सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कितनी देर सांसद से पूछताछ चलती है। पूछताछ इस समय चल रही है। जी ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क की अगर बात की जाए तो आज पूछताछ है, मुश्किलें जाहिर सी बातें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आगे बात करेंगे जहां पर हरियाणा के हवाले से बात होगी और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज हिसार दौरा है। एयरपोर्ट के पास रैली स्थल का निरीक्षण किया जाएगा और PM मोदी के दौरे को लेकर CM नायब सिंह सैनी निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर आने वाले हैं और इससे पहले खुद नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे हैं, जहां पर तमाम जायजा चीजों का लिया जाएगा और उसके बाद यहां पर इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। तो बिल्कुल आपको बता दें कि हिसार हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। CM नायब सिंह सैनी का दौरा जो है वो देखने को मिलेगा और एयरपोर्ट के पास रैली स्थल का वो निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर एक बड़ी रैली करने वाले हैं और इस रैली को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं लोगों के लिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर दौरे के लिए, तो इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भी चर्चाएं देखने को मिलेंगी। तो ये लगातार नायब सिंह सैनी सरकार की बात करें तो लगातार एक्शन मोड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं और तभी से उन्होंने कमान संभाली हुई है और लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। संदीप गोयल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, आज हिसार दौरे पर CM नायब सिंह सैनी देखने को मिलेंगे और अलग अलग चीजों का निरीक्षण किया जाएगा और PM मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल 14 तारीख को हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और उससे पहले जो तैयारी हैं वो जिला प्रशासन की ओर से लगभग पूरी कर लेने की बात कही गई थी, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंच रहे हैं और जायजा लेंगे कि आखिर कितनी तैयारी पूरी है और क्या कुछ अभी जो है और की जा सकती हैं। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर बाद हिसार एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और ये तय करेंगे कि आखिर कैसे कौन कौन जो है मंत्री वहां पर होंगे और कैसी व्यवस्थाएं होने वाली है और जो पहली फ्लाइट जो अयोध्या के लिए जाने वाली है उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, टिकट काउंटर से लेकर सारी व्यवस्थाएं हो, चाहे जिस तरह की बातें पिछले दिनों निकल कर आ रही थी कि अभी तक उस जमीन की नींव जो है बाउंड्री तक नहीं रखी गई थी या कहें कि कुछ उसमें घोटाले की बात कही गई थी, लेकिन उन चीज़ों को जो है अब सुधारने का प्रयास किया जाएगा और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर बाद हिसार एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ पर संदीप किस तरीके से लोगों का भी रिएक्शन सामने आया, क्योंकि यहाँ पर वादे जो है नायब सिंह सैनी सरकार एक एक करके पूरे कर रही है और जो जनता ने विश्वास जिताया, जिस तरीके से ट्रस्ट नायब सिंह सैनी सरकार ने दिखाया है, अब क्या लगता है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद और अयोध्या की पहली फ्लाइट जाने के बाद क्या कुछ डिफरेंस रहेंगे?
देखिए, बिल्कुल हिसार एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग थी और जिस तरह से हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट होगा, उससे पहले बहुत सारी ऐसी मीटिंगें और बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन सरकार ने जो है हरियाणा में हिसार में एयरपोर्ट देने का काम किया। लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब पहली फ्लाइट जो है अयोध्या के लिए रवाना होगी, जिसकी 2 घंटे में ही सभी टिकटें यात्रियों की ओर से पूरी तरह से बुक कर ली गई। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को खुशी मिलेगी और पहला एयरपोर्ट जो है हरियाणा में बनने वाला है। सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली एयरपोर्ट अब तक था, उसको पहुंचने में हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जो दूरी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं देर लगती थी। लेकिन अब अगर हिसार एयरपोर्ट होगा तो दिल्ली जाने हो, चाहे अयोध्या जाना हो, जयपुर जाना हो, आसपास के जो राज्य हैं उनमें जाना हो, तो आसानी होगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा वासी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही थी, हिसार में अब नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पीएम मोदी भी जो है इसके उद्घाटन के दिन पहुंचेंगे और लोगों में काफी खुशी की लहर, क्योंकि कई साल पुरानी मांग अब पूरी हो जाएगी और दिल्ली, अयोध्या और अलग अलग जगहों के लिए हिसार से भी अब जो टेक ऑफ है वो फ्लाइट करेगी। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।